हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्टमक क्या है। इससे पहले तो हम लोगों ने बकल कैविटी के बारे में पढ़ लिया था कि बकल कैविटी क्या क्या टेक पार्ट करेगा हमारे डाइजेशन में। तो हमने टीथ के बारे में पढ़ा था कि टीथ क्या करेगा, हमारे फूड को चर्न करने में मदद करेगा, चर्न कह रहे हैं, बाइट करने में मदद करेगा और क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने में मदद करेगा। हम लोगों ने कल टंग के बारे में ही पढ़ लिया था कि टंग हमारा क्या किसी भी अलग अलग टाइप के टेस्ट के बारे में बताता है। हम लोग टीथ के टाइप्स के बारे में पढ़ लिए थे। टीथ के हम लोग क्या कहते हैं, और भी अलग अलग ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ लिए थे। डेंटिशन भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने फेरिंग्स को भी पढ़ा था कि फेरिंग्स क्या है। ओसोफेगस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग ओसोफेगस से जब आगे चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टमक की और देन इंटेस्टाइन की। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है आज का, स्टमक। तो देखिए, बेसिकली हम सभी को पता है कि हमारा स्टमक एक कैसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैसा शो करता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर शो करता है। अगर हम डायग्राम आपको बनाते हैं तो क्लियर आपको समझ में आएगा कि स्टमक हमारा कैसा होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा है हमारा। अगर स्टमक के ओरिएंटेशन की बात करें तो जे शेप्ड है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और किस चीज़ का बना है, मस्कुलर वॉल का बना हुआ है, मसल्स का बना है। तो अगर मसल्स का बना है मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जरूर करता होगा, क्योंकि कोई भी हमारे बॉडी का मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पोजेज करते हैं। मसल्स के ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। तो आइए हम देखते हैं कि स्टमक में क्या पॉइंट्स हैं। इट इज ए स्मॉल जे शेप्ड पाउच विथ वॉल्स मेड अप ऑफ थिक इलास्टिक मसल्स। इलास्टिक मसल्स इसलिए बाबू क्योंकि अगर इलास्टिसिटी अगर मसल्स में नहीं होगी तो क्या रिलैक्सेशन और क्या कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने हाथ को देख लीजिए तो क्या हम हाथ अगर ये कर रहे हैं तो एक्सटेंसर और डिट्रेसर, ये दो प्रोसेस हो रहा है। तो ये दो प्रोसेस होने के केस में हमारा हो क्या रहा है कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अब किसी जिम वाले पर्सन को देखिए, जब वो जिम करता है, डंबल उठाता है तो सेम प्रोसेस करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो अब आप सोचिएगा कि स्टमक सर कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा। तो देखिए, जैसे ही आप खाने को खाएं, खाना आपके पेट में गया तो पेट में जाने के साथ ही फूड पार्टिकल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेगा तो फूड पार्टिकल्स क्या होंगे, चर्न नहीं होंगे। तो ये चर्निंग प्रोसेस को करने के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और किस वजह से, अपने मसल्स के इलास्टिसिटी के होने के वजह से। और होता कैसा है बाबू, जे शेप्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आप लोग याद रखिएगा। बहुत लोग को नहीं होता है याद, भूल जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टोर एंड हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब देखिए क्या हुआ, जब फूड आपके बकल कैविटी में था तो किस फॉर्म में था बाबू, वो बोलस के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, बोलस के फॉर्म में था। बोलस से वो चल के आया कहाँ, एसोफेगस में। और एसोफेगस से जैसे ही हमारे कहाँ आया, स्टमक में आया। तो स्टमक में आया तो पता है क्या बना, वो स्टमक में आकर काइम बनाया। क्या बनाया, काइम बनाया। अभी आगे हम लोग बात करेंगे इस पे, काइम को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि काइम क्या होता है। तो ब्रेकडाउन क्या हुआ, सोचिए कि पहले बोलस था, उसके बाद स्टमक ने इसको क्या किया, काइम बनाया। तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। अभी इस ब्रेकडाउन की हम लोग बात करेंगे कि इस ब्रेकडाउन को प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस और कौन कौन से एंजाइम टेक पार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग पहले स्टमक के कुछ फंक्शंस की बात कर लें। आइए हम लोग पहले थोड़ा डायग्राम पे बात करते हैं। ये किस चीज़ का डायग्राम है बाबू, स्टमक का डायग्राम है। और आप देख रहे होंगे कि ये कैसा जे शेप है ना, कुछ जे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं और ये कैसा है, जे शेप स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा जो स्टमक के जस्ट स्लाइटली ऊपर जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसो
फेगस। स्टमक को बाबू 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फंडस पार्ट, दूसरा कार्डियक पार्ट और तीसरा पाइलोरिक पार्ट। अब देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कैसे। ये जो पार्ट है आपका फंडस है, ये जो यहाँ पर आपका आएगा वो कार्डियक है। अब ये कार्डियक पता है क्यों? क्योंकि स्लाइटली अपर में इसके क्या होते हैं, हम लोग के हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग क्या इसको बोलते हैं, कार्डियक। क्योंकि हमारा हार्ट किस चीज बना हुआ है, कार्डियक सेल का बना हुआ है, कार्डियक मसल का बना हुआ है। तो इस वजह से हम लोग क्या इसको नाम देते हैं, कार्डियक। और जस्ट नीचे स्लाइटली लोअर में आप आएगा तो क्या, पैलोरिक पार्ट की बात करेंगे। तो ये 3 पार्ट में क्या किया, स्टमक को डिवाइड किया गया है। अभी तक इतना। लास्ट में जहां ये अपना ओपनिंग करता है, मतलब कहाँ, जस्ट इंटेस्टाइन पे। तो ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्या है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डुओडेनम, जो कि एग्जैक्ट आपको यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये क्या हुआ, ऐसे आया और ऐसे ये रोटेट करके ऐसे चला गया फिर से, और नीचे ये बहुत सारे क्वाइल्ड फॉर्म में क्या होंगे, इंटेस्टाइन प्रेजेंट हो गए। एग्जैक्ट ये लोकेशन हमारा किस चीज़ का है, डिओडेनम का है बाबू। अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या मोस्टली आप एनाटॉमी में आप स्टडी करोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी की एनाटॉमी की बात करोगे, तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन किस चीज़ का होगा, डिओडेनम का होगा। और कैसा होगा, वो क्वाइल्ड फॉर्म में होगा। और यहाँ पर आपको एक स्पिंचर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग स्पिंचर की बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ बस हम लोग जानेंगे कि ये पार्ट हमारे क्या होता है, डिओडेनम होता है। तो ये तीनों की बातें अभी हम डिटेल में करेंगे कि ये किस किस काम के लिए हैं। ठीक, अभी आते हैं फंक्शंस पे। क्या कि स्टमक के फंक्शंस क्या हैं। पहला, स्टोरेज ऑफ फूड। आप सभी को पता है कि स्टमक हमारा क्या करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। अब आप सोचोगे कि फूड स्टोर क्यों करता है। ऐसा होता है क्या कि आपने खाना खाया और तुरंत डाइजेस्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है। सुबह में मान लो कि हमने ब्रेकफास्ट में किया, जूस पिया हमने, आज हमारा मन किया कि नहीं, आज केवल ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं, जूस पीते हैं। तो जूस पिए तो हमको लगभग 1 से 2-3 घंटे तक हमको भूख लग गया, फिर से मन किया कि कुछ खा लें। तो हमने क्या किया, कुछ अलग खा लिया, हमने दूध पी लिया। तो दूध क्या हुआ, जूस से थोड़ा हैवी हुआ, तो दूध को हमने जैसे ही पिया तो थोड़ा और लॉन्ग टाइम तक हुआ। अगले दिन मेरा मन किया कि कुछ हैवी खा लेते हैं, कुछ फैट खा लेते हैं। तो हमने क्या किया, घी का कुछ डालकर हलवा बनवाया या फिर कुछ अलग खाया। मेरा मन किया कि नहीं चलो आज कुछ फ्राई खा लेते हैं, तुम सोचे कि आज चलो पैटीज ही खा लेते हैं। तो पैटीज क्या हुआ बाबू, फैटी है थोड़ा, उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, थोड़ा ऑयल्स ज़्यादा है उसमें। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक लिया। तो अगर आप स्टोरेज ऑफ फूड की बात कर रहे हैं तो सेम अपने स्टमक के साथ भी यही कंडीशन है। कार्बोहाइड्रेट को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को स्लाइटली उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और फैट में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप बात करें इसको थोड़ा डिटेल में, तो अप टू 1 आवर 1 to 2 आवर में आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। 3 to 4 आवर आपको लगेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। अगर आप दूध पीते हो तो 3 से 4 घंटा उसके क्या डाइजेशन में आपको लग जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल फैट लेते हो, आप घी लेते हो, आप बटर लेते हो, आप ऑयल लेते हो, तो उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में अप टू 7 to 8 आवर्स लग जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल डाइजेशन। अब ये पार्शियल डाइजेशन क्या है बाबू, पार्शियल डाइजेशन इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि स्टमक किसी भी चीज़ को फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करता है। क्या करता है, फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करता है। अब आप सोचोगे कि ये कैसे है सर, सारा एंजाइम और सारा मैकेनिज्म तो यहीं पर है, तो ये फुल्ली डाइजेस्ट क्यों नहीं करता है बाबू। ये इसलिए फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करता है क्योंकि बाकी के और जो डाइजेशन के फर्दर प्रोसेसेज हैं वो इंटेस्टाइन में होते हैं। यहाँ पर केवल क्या होते हैं, कुछ सिक्रीशंस और कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड पर एक्शन करते हैं। तभी उस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस होते हैं, बाकी कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या इस डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो ये पार्शियल डाइजेशन था। मैकेनिकल चर्निंग क्या है? अभी आपको हमने बताया था कि हमारा स्टमक किस चीज़ का है? मसल्स का है। तो क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के केस में क्या करेगा? मैकेनिकल चर्निंग करेगा। अब मान लो कि आपने खाना खाया और लगातार वो ऐसे 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 पूरा उसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है, उसमें घुमा रहा है। तो क्या कर रहा है? उसको तोड़ रहा है बाबू, चर्न कर रहा है। आप देखोगे एक मिक्सर मशीन आती है जिससे कि लोग क्या सीमेंट, गिट्टी और बालू डालकर उसको मिक्स करके क्या करते हैं? एक पूरा मसाले को तैयार करते हैं छत को ढलाई करने के लिए। सेम उसमें क्या होता है कि सभी चीज़ों को डाल दिया जाता है और वो मशीन चर्न करते 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 सबको मिला देता है। सेम वही प्रोसेस हमारा स्टमक भी करता है। दाल, चावल, भुजिया, सब्जी सब खा लिया, ठीक, और क्या करेगा? बाद में सभी को मिलाएगा, सबको क्या करेगा? तोड़ेगा। एक आप मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ किए बाबू? माउथ के अंदर किया विद द हेल्प ऑफ टीथ। लेकिन वो एडिक्वेट नहीं हुआ, वो एग्जैक्ट नहीं हुआ, उतना सिंपलेस्ट नहीं हुआ क्योंकि इंटेस्टाइन तक जा सके। तो उसको और सिंपलेस्ट बनाने के लिए कौन करता है फंक्शन? स्टमक करता है। कौन सा प्रोसेस? मैकेनिकल चर्निंग। नेक्स्ट क्या है? रेगुलेशन ऑफ काइम। याद कीजिए, अभी जस्ट मैंने काइम वर्ड का यूज किया था स्टमक के बाद और बोला भी कि मैं काइम को बताऊंगा क्या है। काइम देखिए बाबू किसको बोलते हैं? अगर फूड पार्टिकल पहले कैसा था? बोलस था, उसके बाद कहाँ आया? एसोफेगस में आया, एसोफेगस में आया, वहां से कहाँ आया? स्टमक में आया। अब ये जब स्टमक में आया ना बाबू, तो स्टमक के आने के बाद स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस। अब यही गैस्ट्रिक जूस जब इस बोलस के साथ या फूड पार्टिकल के साथ मिक्स करेगा तो ये क्या बनाएगा? काइम बनाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस क्या बनाएगा? आपको ये आगे चल के काइम बनाएगा, याद रखिएगा, ठीक। तो ये था प्रोसेस। आगे हम लोग ये बात करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस और ये सब क्या है। अभी हम लोग ये बाबू इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ये हमेशा पूछता भी है बोर्ड्स में, 1 नंबर को में आपको पूछ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बोलस भी पूछता है तो बोलस में आप लिख सकते हैं कि सलाइवा मिक्स विथ फूड कॉल्ड बोलस। और काइम क्या है? कि फूड मिक्स विथ गैस्ट्रिक जूस। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे सिक्रीशंस की बात करेंगे, मतलब कि स्टमक जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है उसकी बात करेंगे। तो पहला क्या है हमारा? HCl है। HCl बाबू क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो आप लोग को पता ही होगा, अब लिख दे रहे हैं, नहीं पता हो तो दिक्कत नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक क्वेश्चन है, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिड का पीएच सभी को पता है कि क्या 1, 2, 3 और HCl का पीएच यहाँ पर होता है 3। वो भी कैसा? हाईली कंसंट्रेटेड। तो ये हाईली कंसंट्रेटेड होने के बाद भी हम लोग के स्टमक के मसल्स को डैमेज क्यों नहीं करता है? ये आपका सवाल है। जो भी देखिएगा उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम इस पे आके डिटेल में बात करते हैं। अब ये जो HCl है ना बाबू, ये HCl एसिड क्या करता है कि फूड के मॉलिक्यूल्स को उसके ब्रेक करने का काम करता है। अब मान लीजिए कि आपने कोई बड़ा सा निवाला खाया हो, ठीक से उसको चबाया नहीं, लेकिन उसको तो तोड़ना है। अब तो कैसे भी तो तोड़ेगा, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको जलाने के लिए क्या काम करेगा? HCl। अब सोचिए कि 3 pH का एसिड, 3 pH जिसका एसिड का हो, कितना ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होगा, हाईली कॉरेसिव होगा, और वो नॉर्मल स्किन पे गिरे तो क्या करेगा? उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। लेकिन आपके स्टमक को डैमेज नहीं कर रहा है, किसके वजह से? इस म्यूकस के लाइनिंग के वजह से। ये म्यूकस का लाइनिंग क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, किससे? इस
HCl से, देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है। फर्दर HCl का क्या काम है? किल ऑर्गेनिज्म। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन फॉर पेप्सिन टू एक्ट। अब आप कहिएगा कि सर ये पेप्सिन का क्या है? देखिए बाबू, पेप्सिन हमारे स्टमक में कभी भी एक्टिव स्टेट में नहीं होता है। अब मान लीजिए आपको एक बात कह दें, आपके सामने एक कुत्ता बैठा हो, आप इधर बैठे हो, कुत्ता आपको देख रहा है, आप कुत्ते को देख रहे हैं। हमको कुत्तों से थोड़ा ज़्यादा प्यार, इसलिए हम कुत्ते का एग्जांपल ले रहे हैं। तो कुत्ता आपको देख रहा है, आप कुत्ते को देख रहे हैं, कुत्ता आपको देख रहा है, आप कुत्ते को देख रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, कुत्ता आपको दौड़ा दिया, तो आप क्या कुत्ते के पास जाइएगा, कुत्ते से दूर भागिएगा? तो कुत्ते से दूर भागने के केस में क्या हुआ है? एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन हुआ बॉडी में, लेकिन पहले से तो नहीं था ना, एट इंस्टेंट हुआ। जब उसके एक्शन को देखें उसी टाइम में क्या किया, हमारा दिमाग उसका सिक्रीशन करा दिया। सेम उसी तरीके से यहाँ भी होता है। जैसे ही फूड पार्टिकल्स आए कहाँ? स्टमक में, तो स्टमक के पास भी क्या नर्व सेल्स है ना, सेंस करेगा। तो क्या बोलेगा गैस्ट्रिक जूस को कि भाई मेरे फूड आ गया है, अब तुमको अपना काम करना है। तो जो तुमने खाना खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स सब कुछ प्रेजेंट है। वो सबको ब्रेक करेगा, तो सभी को ब्रेक करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए। जैसे हमारे प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए क्या, पेप्सिन का होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए क्या, कार्बोक्सिलेज का जरूरत है, या फिर आपको टाइलिन भी करता है। जब सलाइवा में जो सलाइवरी या माइलेज प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। लिपिड को ब्रेक करना है तो लाइपेज होता है, जो कि क्या, वो भी एक गैस्ट्रिक जूस का ही पार्ट है। आगे एक प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए रेनिन भी होता है, लेकिन रेनिन का एक अपना अलग है। तो तीन आप पहले आपको हम बता देते हैं कि एक लाइपेज, एक रेनिन और एक पेप्सिन। अब देखिए, अब ये जो लाइपेज है ना बाबू, ये लिपिड ब्रेक करेगा, ठीक, लिपिड को ब्रेक करेगा या फैट को ब्रेक करेगा। रेनिन भी देखिए प्रोटीन को ही ब्रेक करता है, लेकिन कब, जब आप जन्मतुआ होते हैं तब, मतलब कि आप पैदा हुए, कुछ टाइम तक डॉक्टर ने आपको बोला कि अभी मम्मी का ही दूध पीना, वाला आपको नहीं बोला, अपनी मम्मी को बोला, आपकी मम्मी को, कि केवल अभी ये दूध ही पिएगा, खा नहीं सकता है। सभी को पता है कि छोटे बच्चे केवल 6 से 7 महीने तक दूध ही पीते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा लंबा है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जो दूध पिया उसमें क्या प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो उस टाइम में उसके बॉडी में पेप्सिन प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है, रेनिन होता है, और यही रेनिन क्या करता है, इस प्रोटीन को ब्रेक करता है। लेकिन जैसे 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 उम्र बढ़ा, आगे चल के क्या हुआ, ये रेनिन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, और आगे चल के ये प्रो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन में बनकर प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन में और पेप्टॉन्स में ब्रेक करता है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है। तो इस तरीके से HCl का क्या काम है, इस पेप्सिन को एक्टिव करने का। तो इस तरीके से ये क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में लाता है कि अब तुम्हारा काम आ चुका है भाई, अब तुम क्या करो, प्रोटीन को ब्रेक करो। आगे म्यूकस, म्यूकस का ज़्यादा काम नहीं है, एक तरह से ये कैसा है, चिपचिपा पदार्थ है। आप, और इसोफेगस भी आपको हम पढ़ाए थे, तो म्यूकस के बारे में आपको हमने बताया था। ये कैसा चिपचिपा पदार्थ है जो कि क्या करता है, लिब्रिकेशन का काम करता है। क्यों, क्योंकि फूड भैया नीचे जाने के लिए लिब्रिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, खाना आपको निगलने में परेशानी होगी। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। अब सोच लीजिए कि इसका अगर सिक्रीशन हुआ तो ये क्या करेगा, मसल्स को डैमेज करेगा, लगातार डैमेज करेगा। अब ये डैमेज करेगा तो यही म्यूकस क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जिस दिन इस म्यूकस का सिक्रीशन खत्म हुआ, जिस दिन ये म्यूकस इस स्टमक को प्रोटेक्ट करना बंद किया, उस दिन कुछ ना तो एक डिजीज तो पक्का है कि होगा, और उसका नाम है पेप्टिक अल्सर।
और बाबू यही पेप्टिक अल्सर को हम लोग जांच करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? एंडोस्कोपी। और यही पेप्टिक अल्सर आगे चलकर क्या बनाता है? स्टमक कैंसर। और इसी से हम लोग को पता चलता है कि किसी भी तरीके से डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस एट एग्जैक्ट नहीं होता है। आगे हम लोग डिटेल में बात करते हैं और भी अलग अलग मैकेनिज्म पे। तो बाबू हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से आप क्या समझते हैं कि ये छोटा होगा? ऐसा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज है, लेकिन आप सोचिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन अगर लार्ज है तो इसका नाम स्मॉल क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो होता है ना बाबू, वो स्मॉल होता है। अब सरफेस एरिया क्या है? आप समझिए कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आपने दो पाइप आपको हम दिखाते हैं, एक पाइप जो कि क्या है, इतना मोटा हो, और एक पाइप जो इतना छोटा हो। मान लीजिए कि ये एक पाइप है और ये मेरा एक पाइप है। ये हमारा एक पाइप हुआ और ये हमारा एक पाइप हुआ। तो अगर आपसे हम बोले कि बाबू लार्ज कौन है, तो आप बोलिएगा कि सर लार्ज ये है और स्मॉल ये है। पर किस बेसिस पे? साइज पर नहीं बाबू, सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया इसका क्या है? लार्ज है और इसका सरफेस एरिया स्मॉल है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए स्मॉल बोला गया क्योंकि इसका सरफेस एरिया कैसा है? स्मॉल है। इसके जो ट्यूब के ल्यूमेन है वो कैसे हैं? छोटे हैं। अब छोटे क्यों हैं? क्योंकि याद कीजिए कि कैसा पार्शियल डाइजेशन हमारा स्टमक करता था, लेकिन बाकी के प्रोसेस कौन करता था? इंटेस्टाइन करता था। और यही इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जब ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है तो बाबू अगर सरफेस एरिया कम नहीं होगा तो क्या होगा? फूड पार्टिकल्स इजीली उसमें मूव करके निकल जाएंगे। तो सरफेस एरिया के कम होने की वजह से क्या होता है? और उसका अच्छा ब्रेक डाउन हो जाता है। और उसमें क्या होता है? उसके जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और वहाँ एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग क्या लैक्टियल सेल कहते हैं। लैक्टियल सेल जिसको कि आप माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। और यही माइक्रोविलाई क्या करता है? ब्लड वेसल्स इस पे कनेक्टेड होते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उनको क्या करता है? डायरेक्ट लेकर हमारे ब्लड में सप्लाई कर देता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपको कमज़ोर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स, जो भी विटामिन्स, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स मिल रहे हो, कहाँ से मिल रहे हैं आपको? डाइजेशन से मिल रहा है, आपके खाने से मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ फील किए होंगे, कभी आपको लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, डेंगू हो गया या फिर आपको मलेरिया हो गया, तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस पूरा चौपट, कहानी ख़त्म, सोड्डा हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या होता है ना कि बाबू ये जो नॉर्मल स्टेट में काम करता है ये सारी एंजाइम अपना एक्शन करना बंद कर देते हैं। एक्शन बंद करने की वजह से क्या होता है कि लैक्टियल सेल और माइक्रोविलाई ये जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होता है एज यूजुअल वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ ही निकल जाता है। तो हम लोग को कैसा फील होता है? वीकनेस फील होता है। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें पॉइंट्स क्या है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है हमारा डिओडेनम। इसको भी 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला हम लोग डिओडेनम पढ़ेंगे। क्या है डिओडेनम? इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। याद कीजिए कि हमने जब स्टमक का स्ट्रक्चर बनाया था तो यहाँ से जब ये ऐसे रोटेट करके फ्लिप करता था तो इस पार्ट को हमने बोला था कि बाबू ये क्या हुआ? ये हमारा डिओडेनम है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट उसको कहते हैं जो कि क्या लोएस्ट होता है। ठीक, और उसके बाद डिस्टल पार्ट होता है जो कि टॉप पे होता है। ये थोड़ा हायर क्लास का है। आपको भी प्रॉक्सिमल नहीं समझ में आया तो आप लोअर समझ सकते हैं। एग्जैक्ट हमने बताया भी था कि इस पार्ट में आपका डिओडेनम प्रेजेंट होगा। ठीक, तो अब क्या था बाबू कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और कैसा होगा? यू शेप्ड होगा। स्टमक कैसा था? जे शेप्ड था। ये कैसा होगा? यू शेप स्ट्रक्चर होगा। स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक,
पाइलोरिक एंड याद है ना, ऊपर में क्या था फंडस, बीच में क्या था कार्डियक और लास्ट में क्या था पाइलोरिक। और हमने इसको बताया भी था कि ये हमारा फंडस है, ये हमारा कार्डियक, क्योंकि यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है और इधर साइड में पाइलोरिक पार्ट होता है। तो ये पाइलोरिक एंड के पास होता है कहाँ, एंड ऑफ स्टमक, एंड रिसीव द सिक्रीशन ऑफ कॉमन डक्ट विच ब्रिंग्स सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज। अब ये लीवर से पता है किस चीज का सिक्रीशन लेता है बाबू, बाइल सिक्रीशन लेता है, जो कि आगे चल के क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करता है कि आपके बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो हम लोग लीवर को क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। अगर लीवर आपका डैमेज तो आपके बॉडी के किसी भी कंपोनेंट्स के इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे, आपका बॉडी माल फंक्शनिंग कर जाएगा। फर्दर हमारा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज बनाता है पैनक्रिएटिक जूस, किसके मदद से, एजलेट ऑफ लैंगरहैंस के मदद से, जिसके पास की क्या बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम सेल जिसको पढ़ाए हैं उसको ये सब बताए हैं, ठीक। तो बीटा सेल क्या करता है कि जो भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, ग्लूकागोन में कन्वर्ट करता है। अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा तो पैनक्रिएटिक जूस उसको क्या करेगा, कम, कम है तो उसको क्या करेगा, वो मेंटेन करने का। लेकिन अगर पर्सन डायबिटिक है तो क्या होगा, अगर बाबू पर्सन डायबिटिक हुआ तो उस कंडीशन में ये पैनक्रियाज माल फंक्शनिंग कर देगा। उस टाइम में क्या करेगा, वो डायबिटिक जूस बनाएगा नहीं, गैस्ट्रिक कह रहे हैं, पैनक्रिएटिक जूस बनाएगा ही नहीं। तो होगा क्या कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई, शुगर 500 चला गया और पेशेंट मरने के कगार पे है। तो ये सब क्या है, ये सब इम्पोर्टेंस है। और ये सभी मिलकर सिक्रीशंस क्या करते हैं, डिओडेनम पार्ट में उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आगे हम लोग अभी देखेंगे जेजेनम और इलियम के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्या है बाबू, जेजेनम है। देखिए जेजेनम हमारा 2.4 मीटर लॉन्ग होता है और ये क्या एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कि हम लोग विलाई कहते हैं। अभी जस्ट हमने जिसकी बात की, जिसको हमने क्या किया, लैक्टियल सेल था और जो कि क्या एब्जॉर्प्शन का काम करता था, जो भी मिनरल्स विटामिन्स में उसको क्या किए, उठाकर सीधे ब्लड में ले आए, वो काम यही करता है। तब सोचिए कि कुछ पार्ट क्या वहाँ पर मिक्सिंग हुए, वहाँ पर लीवर से कॉमन बाइल डक्ट बाइल जूस का मिक्सिंग हुआ, बाद में पैनक्रिएटिक जूस का मिक्सिंग हुआ, कुछ ब्रेकडाउन्स हुए। ब्रेकडाउन्स होने के बाद जो भी कंपोनेंट्स निकले उनको जेजेनम क्या करता है बाबू, उनको वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और किसके मदद से, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई के मदद से। उसके साथ ये विलाई आगे सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फर्दर उसके बाद हमारा है इलियम। बाबू ये भी सिक्रीशन का काम ही करता है, लेकिन ये थोड़ा कम करता है, किससे, जेजेनम के रेशियो में ये कम करता है। इसके पास भी विलाई होता है, लेकिन कैसा, क्लब शेप। आप अब सोचिएगा क्लब शेप क्या है। और हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, दोनों का लगभग साइज सेम ही होता है। ये भी 2.4 मीटर लॉन्ग होता है और ये भी 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। क्लब शेप मीन्स बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम। मशरूम खाया है, मशरूम हमको ऐसे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन खाएं एक दो, रेस्टोरेंट्स वगैरह में दोस्तों के साथ गए थे, पार्टी किए थे तो खाने चले गए थे, अच्छा लगा, मतलब ठीक ही ठाक था, कोई खास नहीं था। मशरूम, अब ये मशरूम शेप जो है ना, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब देखिए मशरूम होगा कैसे, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा ना, कुछ मान लीजिए बरगद का पेड़ नहीं समझने का, मशरूम समझने का, ठीक। क्या है ये, मशरूम है। ये मशरूम भी मतलब मशरूम शेप का ये जो विलाई है वो कैसा रहेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे कि मान लो ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से प्रोटीन मेरा घूमते हुए जा रहा है, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है रुक गए, इधर फंस गए, इधर फंस गए। तो अब आपको लूज मोशन के कंडीशन में क्या हुआ कि ये विलाई जो है कैसे हो जाते हैं, आइली हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा काम ठीक से नहीं कर पाता है एब्जॉर्प्शन का, तो क्या करता है, सारा वाटर लॉस कर देगा, सारा मिनरल, सारा प्रोटीन लॉस कर देगा। लेकिन अगर वेल प्रिपेयर्ड अच्छे से है तो क्या अपना काम ठीक से करेगा। अब ये मशरूम वाला ऐसे रहेगा,
ये क्या काम करेगा, ये डायरेक्ट लेगा और ये लेकर कहाँ देगा, आपके ब्लड वेसल्स को देगा, आपके ब्लड वेसल्स में ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। आपको जो क्वेश्चन हमने पूछा था आप उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, आपको हम उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इसी उमंग इसी जोश के साथ।